दोस्तों, जब भी आप योग की शुरुआत करें, तो तेज़-तेज़ वॉकिंग करने के बाद, तेज़-तेज़ चलने के बाद एक योगा मैट बिछा के उस पे बैठ जाएँ और हल्के-फुल्के आसनों से शुरुआत करें। ऐसी जगह को चुनें जहाँ पे ताज़ी हवा बह रही हो या फिर पार्क में खुली हवा में आप योग कर सकते हैं। और शुरुआत में आपको हल्के-फुल्के आसनों से ही शुरुआत करनी है। जैसे ये हल्के-फुल्के आसन आपके कंधों को रिलैक्स करते हैं, आपके जॉइंट्स को रिलैक्स करते हैं। ये आसन देखने में हल्के-फुल्के लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा है। तो आप कम से कम 10-10 बार इन आसनों का अभ्यास करें। एक-एक आसन को कम से कम 10 या 15 बार करें, तो आपको ये एकदम रिलैक्स कर देंगे। आप बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे, तितली आसन का, ये भी बहुत अच्छा है रिलैक्स करने के लिए। इन आसनों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, जब आपको थकावट लग रही हो या फिर आपको बॉडी पेन हो रहा हो, तो आपको रिलैक्स करने के लिए इन आसनों को करना चाहिए। ये कभी भी किए जा सकते हैं, दिन में या कभी भी। यह मलासन दोनों कोहनियों को घुटनों में फंसा दिया है और पैरों के भार पे बैठना है। तो इस आसन का भी कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक अभ्यास करें और ये आसन भी आपके मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में अहम योगदान। ये है चक्की आसन। चक्की आसन आपके पेट को कम करने में बहुत योगदान निभाता है। अब आप देखिए, अपने हाथों को भी सीधा रखा है, पैरों को भी सीधा रखना है। जब भी आप गोला बनाएं, तो आप हाथों और पैरों का ध्यान रखें, आपको मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा-सीधा रखना है और बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करनी है। यह आपके पेट को कम करता है निश्चित रूप से, लेकिन आपको इसका अभ्यास कम से कम 10 से 20 बार करना है रोज़ाना, तो आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और आपका गोला इतना बड़ा होना चाहिए कि आप एक पैर को छूते हुए दूसरे पैर तक जाएं। अब इतने आसनों को करने के बाद अब आप अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए या साइटिका पेन के लिए या फिर अपने स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। यह है भुजंग आसन। दोनों हाथों को छाती के साइड में रखना है और ऊपर उठ जाना है सांस भरते हुए, और पैरों को भी स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ, और जितना ऊपर आप उठ सकते हैं उतना ऊपर उठना है और ऊपर की तरफ देखना है। अब थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, कम से कम 30 सेकंड में स्टार्टिंग में होल्ड करना है और फिर टाइमिंग को बढ़ाते जाना है। ये है भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। दोनों हाथों को आगे रख लिया है अपनी ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाना है, पैर सीधे जमीन के साथ लगे हुए। ये आपकी रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करता है। आपके रीढ़ की हड्डी के जितने भी रोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने में बड़ी भूमिका निभाता है। यह है भुजंगासन का तीसरा अभ्यास। हाथों को छाती के साइड में रखना है और सांस भरते हुए ऊपर उठना है, और कंधे के ऊपर से साइड में देखना है, पीछे अपने अपोजिट पैर की एड़ी को देखना है और होल्ड करके रखना है। जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना ही इसका प्रभाव जो है गहरा प्रभाव होगा। यह है भुजंगासन का चौथा अभ्यास। आप दोनों हाथों को छाती के साइड में रखेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे, पैर जमीन के साथ लगे रहेंगे। अब इसके बाद करेंगे शलभासन। दोनों तरफ से ऊपर उठ जाना है, हाथों को आपस में पकड़ लेना है, लेकिन हाथों को सीधा रखना है, मोड़ना नहीं है। स्ट्रेच करना है हाथों को भी और पैरों को भी। यह आपके बैक पेन के लिए बहुत उपयोगी आसन है। यह भी शलभासन का अभ्यास है। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं, सीधा रखना है, घुटने को मोड़ना नहीं है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छे आसन है।
आपको साइटिका पेन हो या आपको बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो या रीढ़ की हड्डी आपकी कमज़ोर हो, तो इन सारी दिक्कतों के लिए ये बहुत अच्छे आसन हैं। तो आप रोज़ाना इन आसनों का अभ्यास ज़रूर करें। दोस्तों, जब भी आप योग करें तो इन आसनों को ज़रूर करें। मैंने ये सीरीज़ चलाई हुई है कि आप मेरे साथ में योग कर सकते हैं। तो इन आसनों को आप वीडियो चलाइए और साथ-साथ करते जाइए। आपको बहुत आराम मिलेगा। ये भी शलभासन का एक और अभ्यास है। दोनों पैरों को एक साथ उठाया है ऊपर, जितनी ऊपर आप उठा सकते हैं उतने ऊपर उठाया है। अब हम करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को पकड़ लिया है और दोनों तरफ से सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ये दोनों तरफ से जब आप उठते हो तो आपके पूरे शरीर को एकदम साध देता है, धनुष बाण की तरह। अब रिलैक्स कर लेंगे, हाथों को ठोडी के नीचे रखेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। लंबे लंबे सांस लेते रहेंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, विश्राम करेंगे। अब बाएं करवट लेते हुए सीधे हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम पेट को कम करने के लिए कुछ आसन करेंगे। यह है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे। ये आपके पेट को कम करने की साथ साथ आपके यूट्रस को बिल्कुल सही कर देता है। अगर आपको यूट्रस की प्रॉब्लम है तो उसमें ये बड़ी भूमिका निभाता है। ये है अर्ध हलासन। और अभी अगर पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे तो ये बहुत अच्छा है आपकी आंतों के लिए। आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी जंघाओं को भी मजबूत करता है। दोस्तों, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लीवर, किडनी और जो हमारा यूट्रस है और भी जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, आंतें भी, उन सब को परफेक्ट बनाते हैं ये सारे आसन। लेकिन ये जो हम अभी आसन कर रहे हैं, ये साइक्लिंग है दोनों पैरों से। तो इस तरह के आसन जो उत्तान पादासन है, और भी मैं और आगे आसन कराने वाली हूँ, ये आसन बहुत अच्छे हैं हमारे इंटरनल हेल्थ के लिए, हमारे ऑर्गन्स को फिट रखते हैं। तो आपको रोज करने हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा आसन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो भी आसन आपसे किया जाता है वो आसन आप करिए। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आसनों में आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। एकदम जबरदस्ती या फिर अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। आपसे जितना बन पड़े उतना करिए, जितना आप अपने शरीर को मोड़ सकते हैं उतना मोड़िए। और ये है पादवृत्तासन, दोनों पैरों से। ये आपके फैट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, योग करने से सारे रोग मिटते हैं, क्योंकि देखने में आसन ईजी लगते हैं, बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब आप इनको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मुश्किल होती है इन आसनों को करने में, और ये कितने ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ये आसन कितने ज़रूरी हैं। तो आपको ये आसनों का अभ्यास करना है, चाहे आप पार्क में करिए या कहीं भी करिए। ये है सेतु बंधासन। दोनों पैरों को आपने देखो पैरों के पास हाथ रखे हैं और बीच वाले भाग को ऊपर उठा लिया है। एक एक आसन को आपने कम से कम 30 सेकंड से तो ज़्यादा ही करना है। फिर आपके ऊपर है कि आप कितनी देर होल्ड कर सकते हैं। यह है नौकासन। नौकासन बहुत ज़रूरी है आपके पेट के रोगों के लिए। अगर आपकी नाभि खिसक जाए, नाभि अगर आपकी इधर उधर डिग जाए, तो उसको सही जगह पे लाने के लिए नौकासन बहुत ज़रूरी है। उत्तान पादासन भी उसमें काफ़ी लाभदायक है। तो नौकासन का अभ्यास भी ज़रूर करिए, कम से कम 30 सेकंड
तो करना है आपको, और आप 2 या 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। बीच बीच में दोस्तों अपने आप को रिलैक्स करते रहिए। रिलैक्स करने से एक तो आपको ज़्यादा थकान नहीं होगी, और आपको बदल बदल के आसन करेंगे तो आपको उसको करने में मज़ा आएगा। तो रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। आप कोई म्यूजिक के साथ में भी योगा अभ्यास कर सकते हैं। म्यूजिक भी ऐसा होना चाहिए जो आपको रिलैक्स करे, जो आपकी चिंता को दूर करे। चिंता को बढ़ाने वाला म्यूजिक नहीं होना चाहिए। या आप किसी पार्क में कर रहे हैं, तो सुबह सुबह जब हम पार्क में जाते हैं तो वहाँ अनेक टाइप के आवाज़ें होती हैं, पक्षियों की आवाज़ें, हवा की हल्की हल्की हवा की जो आवाज़ होती है, और जो हमको मतलब ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो वो हमारे मन को कितना शांत करती है। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं हम जब हम वातावरण से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, और उसी प्रकृति में बैठ के जब हम योग करते हैं तो इसके अद्भुत फायदे मिलते हैं। तो दोस्तों आप इस एहसास को करके देखिए। सुबह सुबह उठिए और खुली हवा में योग करिए। पार्क में जाइए, पार्क में योग करिए, या घर की छत के ऊपर योग करिए, जहाँ से आपको आँखों को भी सुकून मिलेगा, आपकी आँखों को, और जो मन है मन को भी तसल्ली मिलेगी। और जब भी आप योग करें तो बिल्कुल सही पोस्चर करें, वही आसन करें जो आप ठीक से कर पाएं। जैसे गोमुखासन में कर रही हूँ, तो मैं अभी एड़ी पे बैठी हूँ, तो अगर आप एड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं तो आप एड़ी पे मत बैठिए, ऐसे ही पैर को मोड़ के रखिए और पीछे हाथों को पकड़ लीजिए, गर्दन सीधी रखिए और रीढ़ की हड्डी भी आपकी सीधी होनी चाहिए। इतने सारे आसन करने के बाद, या फिर जितने भी आसन किए, जरूरी नहीं है कि इतने सारे आसन करिए, जितने भी आसन किए उसके बाद प्राणायाम की प्रैक्टिस जरूर करिए। भस्त्रिका प्राणायाम को बिल्कुल स्लो करिए। जैसे मैंने अभी किया तो ये फास्ट था भस्त्रिका प्राणायाम। जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिनके लंग्स कमज़ोर हैं, जिनको अस्थमा है, जिनको साइनस की दिक्कत है, जिनका हाई बीपी है, उनको भस्त्रिका प्राणायाम कभी भी फास्ट नहीं करना है, स्लो करना है। और ये फास्ट तो उन लोगों के लिए जिनको कोई रोग नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट करने के बाद आप कपालभाति प्राणायाम करिए। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका भी मैंने बताया है कि नाक से सांस को झटके के साथ बाहर छोड़ना है। आप काउंटिंग के साथ कर सकते हैं। 10 सेकंड में 10 बार करना है, और कम से कम 10 से 15 मिनट आप कपालभाति प्राणायाम की प्रैक्टिस करिए, और आंखें बंद करके बिल्कुल सहज तरीके से करते रहिए। हाथों को वायु मुद्रा में रख सकते हैं, या ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं, या किसी और मुद्रा में भी आप हाथों को रख सकते हैं। और 10 से 15 मिनट करने के बाद उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपकी नस नाड़ियों को मजबूत करता है। जितनी भी आपके शरीर की नसें हैं उनको मजबूत करता है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर के अंदर। और भस्त्रिका प्राणायाम भी यही काम करता है। तो जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करें, लंबे लंबे श्वासों के साथ करें, तो आप देखेंगे कि आपका सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आपको छोटी छोटी बातों से टेंशन नहीं होगी। लेकिन आपको ये सारा प्राणायाम और जितने भी आसन हैं आपको रोज करने हैं। दोस्तों कंटिन्यू आप योग करिए, फिर देखिए आप कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। कोई रोग आपके पास नहीं रहेगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, रोग मुक्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने डाउट्स पूछिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।